सीधे लिए चलते हैं। अमृत महोत्सव में अश्विनी वैष्णव आए हुए हैं। गुजारिश करूंगा आपसे माइक लेने के लिए। अश्विनी जी, हमें बताया गया आपके पास समय कम है और आप अगले कार्यक्रम के लिए जल्दी में हैं, इसलिए जल्दी से छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। पहले तो मुबारक हो, 5G ऑक्शन को लेकर बहुत सांसें अटकी थी देश की, अब ये शुरू कब से हो रहा है? 5G ऑक्शन में जो रिस्पांस आया है वो रिस्पांस अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म किया है, पिछले सितंबर में रिफॉर्म हुए, बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद में WPC के रिफॉर्म्स हुए, टेलीकॉम टावर आज लगता है तो कुछ ही मिनटों में परमिशन मिल जाती है। तो इन सब रिफॉर्म्स के कारण बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और तुरंत कल ऑक्शन खत्म हुआ जी। आज ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। स्पेक्ट्रम एलोकेशन 10 या 11 तारीख तक कंप्लीट करेंगे और अक्टूबर में लॉन्च करने की तैयारी। अक्टूबर में फोन्स में आ जाएगा। अश्विनी जी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, एक किस्से से कहानी बताते हैं आपके बारे में। काफी लोग नहीं जानते हैं, जब वो एंटी कोलिजन डिवाइस रेलवे का टेस्ट होना था, एंटी कोलिजन डिवाइस जिससे ताकि ट्रेनें आपस में टकराए ना, कवच, उसका टेस्ट करने के लिए 2 इंजन आमने सामने, दोनों में डिवाइस लगा हुआ, दोनों फुल स्पीड पे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टेस्ट होना था कि ये इंजन टकराएंगे तो नहीं। एक इंजन में मंत्री जी खुद और दूसरे इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ऐसे टेस्ट हुआ। आपको डर नहीं लगा? भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी पे हमें गर्व भी करना चाहिए, आत्मविश्वास भी रखना चाहिए और ये आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा एग्जाम्पल है। सारी दुनिया आज इस टेक्नोलॉजी को देख रही है। जहां बाकी देशों में 1 किलोमीटर पे करीब 1.5 से 2 करोड़ का खर्चा आता है इस टेक्नोलॉजी को लगाने में, हिंदुस्तान में बनी हुई ये टेक्नोलॉजी करीब 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा आता है। इतना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन मन में कुछ ख्याल तो आया होगा कि इसमें इंजन में बैठा हूं, ये इंजन की टेस्टिंग हो रही है, पहली बार टेस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, इंजन टकरा गए तो? अधिकारी बहुत कह रहे थे कि मत बैठिए मत बैठिए मत बैठिए, हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन अपने इंजीनियर्स पे मुझे गर्व है, मुझे कॉन्फिडेंस है। इस टेक्नोलॉजी की एक और खास बात है, अगर आप देखें सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल एक सिल 1, सिल 2, सिल 3, सिल 4 इस तरह का होता है। ये टेक्नोलॉजी सिल 4 सर्टिफाइड है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी होता है। इसका अगर हम आम भाषा में इसका मतलब समझें तो 10,000 वर्षों में एक एरर होने की संभावना, 10,000 वर्षों में एक एरर होने की संभावना। सॉफ्टवेयर की बात करें, आईटी की बात करें, आप खुद फोन कितना इस्तेमाल करते हैं? मुझे एक्चुअली बाकी लोगों को बहुत शिकायत है कि आप फोन नहीं उठाते। रात में आखिरी मैसेज कब देखते हैं? थोड़ा सा मुश्किल से ही रहता है, काफी पेंडिंग रह जाते हैं। ये जब सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी की बात आती है, ये जिम्मेदारी, अब हम 75 साल के हो गए हैं, ये जिम्मेदारी कैसे आएगी जब 5 साल से 80 साल के व्यक्ति के पास सबके हाथ में फोन है? अगर हम प्री कोविड वर्ल्ड को देखें और आज की वर्ल्ड को देखें तो दोनों दुनिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोविड के दौरान डिजिटलाइजेशन जितना तेजी से आगे बढ़ा, करीब करीब हर सर्विस, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो, OTT प्लेटफॉर्म्स मैच्योर हुए, एक टोटली न्यू वे ऑफ लिविंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड। दिस चेंज has brought in a totally new structure in the society, in the economy. आज हमें जरूर ये देखने की जरूरत है कि हमारा जितना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, चाहे टेलीकॉम का फ्रेमवर्क हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो, हर चीज को एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में देखने की जरूरत है, जिससे कि इस दुनिया में जो इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है उसके हिसाब से हम सारे अपने रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को बनाए। उसमें सोशल मीडिया हो या सोशल मीडिया पे आप जैसे चैनल्स का जो मेहनत का काम है, जर्नलिस्ट का मेहनत का काम है, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इन सब चीजों को बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने की जरूरत है। सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी उसी फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। रेलवे मंत्रालय जब आपको दिया गया तो रेलवे मंत्रालय, अब इन पिछले 75 सालों में जैसे देश चला है उसमें ऐसे ही था कि रेलवे मंत्रालय जब मिलता था तो मंत्री
के पास लाइन लग जाती थी बाकी नेताओं की भी, हमारे यहाँ रुकवा दीजिए ट्रेन, हमारे यहाँ ट्रेन चलवा दीजिए, यहाँ लाइन डलवा दीजिए। वो रिक्वेस्ट अब भी आती हैं या इस सरकार में वो सब बंद है? रेलवे देखिए जन जन को टच करने वाला सेक्टर है। आज भी अगर हम देखें तो देश में 2.5 करोड़ पैसेंजर्स डेली रेलवे से यात्रा करते हैं, 800 करोड़ एनुअली रेलवे से यात्रा करते हैं। तो बहुत बड़ा फोकस है कि पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस एकदम पूरी तरह से बदले। जैसे अगर आपने देखा आज रेलवे स्टेशंस कितने साफ हैं, 7-8 वर्षों में 8 वर्षों में जितनी मेहनत हुई है स्टेशंस पे, ट्रेन्स पे, सेफ्टी पे, पंक्चुअलिटी पे, एक टोटली न्यू एक्सपीरियंस लोगों का है। अब उस एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे लेके जाना है। करीब 46 स्टेशंस के वर्ल्ड क्लास बनाने के टेंडर हो चुके हैं। उनमें से कई टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं, कई जगह काम चालू हो गया है, नई वंदे भारत प्रधानमंत्री जी ने पहली वंदे 2019 में निकाली थी। उस वंदे का एक इम्प्रूव्ड वर्जन, नया वर्जन रेडी हो गया है। इसी अगस्त के आने वाले कुछ ही दिनों में वो भी निकलेगा। तो एक टोटली नया जो एक्सपीरियंस आ रहा है उससे एमपीज में, पब्लिक में, सब जगह से नेचुरली एक एक्साइटमेंट है, नेचुरली एक जो हमारा एस्पिरेशंस है उनके प्रति नई जागरूकता भी है। तो वो जरूर रिक्वेस्ट आते हैं और मैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ। 75 साल के भारत में वो सवाल पूछूं जो शायद पब्लिक आपसे पूछती हो या आप बोलती हो कि शायद वो अब होने वाला नहीं है या होगा या कब होगा, ये बुलेट ट्रेन आएगी? बुलेट का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जाके देखें। ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स के पिलर्स कास्ट हो चुके हैं। 8 नदियों पे जो ब्रिज बनने हैं उन ब्रिजेस में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस चल रही है। स्टेशंस पे काम चल रहा है। जितना तेजी से काम चल रहा है और टोटली नई टेक्नोलॉजी है काम करने की। और महाराष्ट्र में जैसे ही नई सरकार आई तुरंत उन्होंने परमिशन दिया और हमारी टीम ने भी दिन रात काम करके जिस दिन परमिशन मिली उसके 6वें दिन तक टेंडर भी इश्यू कर लिए। तो काम तेजी से हो रहा है और जरूर बहुत जल्दी भारत का ये जो सपना है बुलेट ट्रेन का, वो सपना पूरा होगा, 100% पूरा होगा। 5G का तो आपने बता दिया अक्टूबर में है, ये कब से उम्मीद करें? 2026 में पहला ट्रायल रन चलना चाहिए। 2026 में, यानी अगली सरकार तो है ही आपकी। जरूर 300 से भी ज्यादा। 300 से भी ज्यादा पिछली बार से हाँ। डेफिनेटली ज्यादा। ये विश्वास जो है, सीटों की आपने बात करी थी, तो ये विश्वास मंत्री रहते हुए कैसे आता है? ये डर नहीं लगता कि पार्टी के नेता इधर उधर सीटें बोल देते हैं, कैसे आएंगी और हमें डिलीवर तो हमें करना पड़ेगा, लोग तो हमसे पूछेंगे, आपसे रेलवे का पूछेंगे, आईटी का पूछेंगे, दूसरे मंत्रियों से पूछेंगे। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का विश्वास जीता है, गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन का एक जो नया एग्जाम्पल देश के सामने रखा है, जन जन के पास आज बिना किसी कटौती के चीज़ें पहुंचती है, बिना करप्शन के, बिना किसी घोटाले के काम इतना सही तरीके से होता है। तो आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, हर एकदम आप गरीब से गरीब परिवार में भी जाओगे तो लोग आशीर्वाद देते हैं मोदी जी को। वो जो बात है वो एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। वो फिनोमिनन जो विश्वास है, एक ग्रास रूट्स का विश्वास है, जन जन का विश्वास है मोदी जी पर, वो विश्वास सबसे बड़ी अगर कहें तो आज की राजनीति का सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट वो है। मंत्री जी, हमें मालूम है आपको निकलना है अगले कार्यक्रम के लिए, लेकिन सबसे अहम जो पड़ाव है आपके यहाँ आने का, वो अब अमृत रत्न। विशेष संवाद का ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा। वक्त है आज के दूसरे अमृत रत्न के सम्मान की। और मैं अनुरोध कर रहा हूं न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी से कि वो अगले सम्मान के बारे में बताएं। अगले अमृत रत्न का स्वागत करेंगे हम जिनका संबंध हम सब से है, देश की रगों रगों से है। 2.5 साल पहले कोरोना ने हम सबके जीवन को कैद कर लिया था। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को जिसने बाहुबली बनाया, उस शख्सियत की एक छोटी सी कहानी देखिए पहले।
जुमला बोला तो लोगों का जीवन ठहर सा गया और जिंदगियां बचाने के लिए लोगों की उम्मीद दुनिया की वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर टिकी थी, जिसे पूरा किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को इस वैक्सीन के रूप में सुरक्षा कवच देकर। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला के लिए यह कामयाबी आसान नहीं थी। उनके कंधों पर चुनौतियों का भार भी था और सवालों का वार भी, लेकिन उन्होंने हर महीने 27 करोड़ से ज्यादा कोविशील्ड का उत्पादन करने का अपना वादा निभाया। न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। स्वागत है आधार जी। आई रिक्वेस्ट यू टेक द माइक। वो शोले में एक डायलॉग था, सरदार हमने आपका नमक खाया है। इस देश ने आपकी वैक्सीन लगवाई है। अमृत रत्न आधार पूनावाला, स्वागत करेंगे। ये ऐसी हैप्पी एंडिंग होगी, आपने सोचा था इस तरह का क्लाइमैक्स होगा जब वो लड़ाई चल रही थी कोविड के दौरान? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो इंग्लिश में भी कुछ बातें हम कर लेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू एंड न्यूज़ 18 फॉर दिस रिकग्निशन। नहीं, देखिए, बहुत सारे देशों में जब कोविड स्प्रेड हो रहा था, बहुत सारी वैक्सीन हेजिटेंसी थी। जिस तरह ने श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने और उनके कहने पे सब लोग यूनाइट हो गए और वैक्सीन लगाना शुरू किए। आवर वैक्सीन कवरेज एज अ कंट्री इज फार हायर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस से भी जास्ती। यूएस ने प्रोग्राम थोड़ा अर्ली, उनकी शुरुआत थोड़ी कुछ 2-3 महीने पहले हुई थी, बट वी ओवरटुक दैट by leaps and bounds, and that was only thanks to the government getting everyone together। और जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ वैक्सीन कंपनीज नहीं मगर अपने टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन, सब मिला के, और ये वैक्सीन हेजिटेंसी की जो लोग सोशल मीडिया पे जो थोड़े दे वर स्कैर्ड एंड हेजिटेंट, वो सब मिटा के हम आगे बढ़े। जैसा मिस्टर पूनावाला ने कहा, पूरे देश को इतना कॉन्फिडेंस था हमारे साइंटिस्ट पे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स पे, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, और जिस तरह मिस्टर पूनावाला ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बिल्कुल अलाइन कर दिया। जितनी वैक्सीन हेजिटेंसी थी, जो कुछ भी लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस थे, जो कुछ भी सप्लाई चेन के, कोल्ड चेन के चैलेंजेस थे, उनको इतना मेटिकुलसली प्लान करके काम किया कि देश के कोने कोने में वैक्सीनेशन हुआ। कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पहाड़ों पे, आपने देखे होंगे ऐसे एग्जाम्पल्स, पहाड़ों पे लोग कितने घंटे चल के जाके वैक्सीन देने गए थे। बहुत अच्छी उपलब्धि है। आप पूरा ये प्लान कैसे करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे ये जब वैक्सीनेशन का ये वाला दौर चल रहा था तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं था?
बहुत बड़ी जोखिम थी कि 2020 में जब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था कि ये वायरस ग्लोबल पेंडेमिक होने वाला है और इकोनॉमीज बंद होने वाले हैं, लॉकडाउन्स होने वाले हैं, हमें लगा कि देखिए ये रिस्क लेके हमें कुछ करना है और चॉइस ही नहीं था कि हम जो बैठे रहें और जो कुछ नहीं किया तो हमारी देश और बहुत सारे दूसरे देशों दुनिया में जो इंडिया को कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड कर रहे थे। तो हमें तो कुछ करना ही था। अभी कितना रिस्क लेके कितना बनाने, उस पे लिमिटेशन था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया, हमारे पैसे लगाए खुद के, बाहर के लोगों के कंट्रीज से एडवांस लिया, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी कैपिटल रेज किया और 10,000 करोड़ से जास्ती हमने टोटल ये कैपेक्स में, रॉ मटेरियल्स में लेके ये सब किया। और देखिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। आपको शायद याद होगा कि हमने यूएस को भी रिक्वेस्ट किया रॉ मटेरियल्स रिलीज करने, जो हमें वैक्सीन बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्री को यहाँ मिल रहे नहीं थे। वो समय नो फ्लाई जोन था, यू कुड नॉट फ्लाई, इक्विपमेंट लाना, इंजीनियर्स लाने, वो बहुत सारे चैलेंजेस थे। लगभग हमने 1,000 लोग को एक्स्ट्रा काम पे लगा के ट्रेनिंग दिया। वो 2020 में के 2021 में हम ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी मैनेज करके वैक्सीन बनाने, बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक बिल्डिंग में आग भी लगी हुई थी, बट वी हैड टू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आखिर में कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो जिसने आपके चेहरे पर स्माइल ला दी उस दौर में? आई थिंक एवरी मंथ कुछ ना कुछ आइदर डिले या बैड न्यूज था, और एवरी मंथ जब हमें रिलीफ मिल रहा था, एवरी मंथ वी वुड स्माइल एंड एंजॉय द मोमेंट एज इट केम अलोंग, एंड दैट्स ऑल वी कुड डू। सो इट वाज अप एंड डाउन एवरी मंथ। थैंक यू सो मच आदार पूनावाला जी, बंसी जी को भी निकलना है, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम आपसे मंच पर कुछ देर के लिए बने रहने का अनुरोध यहां पर जरूर करेंगे, क्योंकि नंबर 1 न्यूज 18 इंडिया यहां पर बन चुका है। पहले पायदान पर हम हैं, दर्शकों का भरोसा जो है उसी तरह से हमें मिल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया का अमृत रत्न सम्मान समारोह बड़ा मंच दिया है न्यूज़ 18 ने उन शख्सियतों को जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।